अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो दैट इज़ लिंक्ड विद IFRS 9। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। IFRS 7 बेसिकली डील करता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स हैं उनको आपने कैसे कंप्लीटनेस उनकी इंश्योर करनी है, बेशक वो क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर हो या क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, IFRS 7 requires qualitative and quantitative disclosure about the exposures to risk arising from financial instrument। क्योंकि देखिए, आपको मैंने IFRS 9 का जो लेक्चर है कंप्लीट, उसमें बड़ा कंप्रिहेंसिवली बताया है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एंटर होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या रिस्क हैं, क्या क्रेडिट क्वालिटी है, लिक्विडिटी रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क क्या है, वो सारी चीज़ें, और कैसे आपने उसको डिस्क्लोज करना है, ये सारी IFRS 7 हमें डील कर रहे होते हैं। ठीक है, मिनिमम डिस्क्लोजर देते हैं अबाउट क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में फर्दर फिर 3 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, आपका प्राइस रिस्क हो सकता है, फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन का रिस्क हो सकता है। ठीक है, रिस्क तो वन बाय वन ये हम इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज देखते हैं, और फिर उनकी डेफिनेशंस और साथ में डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड कि इस रिस्क से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोजर आने चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिस्क क्या है? सबसे पहला क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क देखें, नाम से जाहिर है कि क्रेडिट जो आपने लोन किसी को अगर दिया हुआ है, ठीक है, या आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं, तो इस केस में क्या क्रेडिट रिस्क है, ये उस तरह को डील करता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब कि अगली पार्टी उस ऑब्लिगेशंस को ऑनर ना कर सके। द रिस्क दैट वन पार्टी टू अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल कॉज अ फाइनेंशियल लॉस टू अदर टू द अदर पार्टी बाय फेलिंग टू डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इस केस में आप क्या डिस्क्लोजर देंगे? द क्रेडिट रिस्क रेटिंग देंगे। ठीक है, कि जाहिर बात है, देखें ना, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है अगर वो उसको ऑनर ही ना कर सके तो हमारे लिए तो रिस्क है ना क्रेडिट का। ठीक है, रिसीवेबल है बेशक वो, या बैंक्स में हमने पैसे रखवाए हुए हैं, तो इसलिए फिर हम उससे रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर देते हैं? बैलेंस तो डिस्क्लोज कर ही रहे होते हैं, साथ में हम एडिशनल भी चीज़ें देते हैं कि इसकी रिस्क रेटिंग क्या है, ग्रेडिंग क्या है, ठीक है, इसने और किधर किधर कमिटमेंट्स की हुई हैं, इस तरह की चीज़ें। द क्रेडिट रिस्क रेटिंग ग्रेड्स द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड द एक्सपोजर टू क्रेडिट रिस्क ऑन लोन अमाउंट। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो ग्रोस अमाउंट है ना, वो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता हमारा, मतलब हमने किसी से पैसे लेने हैं 100 रुपीज़, तो लाजमी नहीं है कि वो हम 100 जो सब्जेक्ट टू रिस्क है, हो सकता है कि हमने कोई ऐसा कॉन्टैक्ट किया हो या उससे कोई ऐसी सिक्योरिटी रख ली है 50 रुपये की कि वो अगर डिफ़ॉल्ट कर भी जाए ना तो वो 50 हमारे पास है, तो इस केस में हमारा जो एक्सपोजर है वो 50 रुपीज़ तक लिमिटेड है। ठीक है, एंड फाइनेंशियल गारंटी कॉन्टैक्ट, अगर आपने गारंटी वगैरह दी हुई हैं तो कैसे ऑनर करेंगे, ये रिस्क होता है। तो आपने ये डिस्क्लोजर्स जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाने हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क वगैरह आप जो है ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल दिखा रहे होते हैं, उसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस माइनस कर रहे होते हैं। इसी तरह बैंक के केस में आप ना बैंक की एक वो देते हैं कि ये बैंक है, इसमें इतना बैलेंस पड़ा है, इस बैंक की रेटिंग ये है, लॉन्ग टर्म लोन की ये है, शॉर्ट टर्म की ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता रहे थे। इससे क्या यूजर्स को ये क्या पता चलता है कि हाउ बेटर, मतलब बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी क्रेडिट रेटिंग किस तरह बेटर है। अगला रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क देखिए, नेम से जाहिर है कि आपके पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कल को मार्केट में आप सेल करने जाएं या उसको रियलाइज़ करने जाएं, आपको वो मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट ही नहीं मिल रहे, तो ये एक रिस्क है। ठीक है, क्योंकि आपके पास फिलहाल फॉर द टाइम बिंग तो एक डॉक्यूमेंट है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, कागज़ का एक टुकड़ा है, कि कल आप उसको रियलाइज़ करने जाएं और आपको जो है वो पार्टिसिपेंट ही ना मिल रहे हों, तो ये क्या है? एक लिक्विडिटी रिस्क है। द रिस्क दैट एन एंटिटी विल इनकाउंटर डिफिकल्टी इन मीटिंग ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल लाइबिलिटी दैट आर सेटल्ड बाय डिलीवरिंग कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, मतलब आपने कोई बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ख़राब है, आपको पास कैश है ही नहीं, बैंक बैलेंस है ही नहीं, तो इस केस में क्या हो रहा है? आपको एक लिक्विडिटी रिस्क है कि आप किस तरह से अपनी लाइबिलिटीज़ को ऑनर कर सकेंगे। तो इस केस में हमने कंपनी को क्या दिखाना होता है, मतलब क्या डिस्क्लोज करना होता है? हमने एक डिस्क्लोजर देने होते हैं कि कितने पैसे हम विद इन 1 ईयर देंगे, कितने 1 to 2 ईयर्स देंगे। ठीक है, मैच्योरिटी एनालिसिस देंगे कि कब कब ये अमाउंट्स मैच्योर होंगी, ताकि जो
यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे कैन बेटर इवेलुएट how the company is going and how the financial liabilities are getting matured and whether the companies has enough cash so that can honor their obligations। क्या उनके पास कैश फ्लो, मतलब देखना एक कंपनी है उसने अरबों रुपए के लोन्स लिए हुए हैं, पैसे देने हैं, ठीक है, और उनकी मेच्योरिटी रीच कर रही है, वो ऑलरेडी ओवर ड्यू है, लेकिन उनके जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो की जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव जा रही है, ठीक है, उसमें या बहुत कम कैश फ्लोज आ रहे हैं पॉजिटिव। तो इस केस में इवेलुएट कर लेना है कि भाई ये कैसे अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है ना वो ऑनर कर सकेगी, इससे हमें उसके रिस्क है, ठीक है। तो इस केस में हम जो जस्टिफिकेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि इसको हम ऐसे मेजर्स करेंगे, इसको ऐसे सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। देखें स्टैंडर्ड्स की यही तो खूबसूरती है कि आपसे वो इस तरह के डिस्क्लोजर्स जो है ना एंड कंपनी से निकलवा रहा है कि जो कि यूजर्स के लिए मटेरियल है। देखें ना, किसी ने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने पैसे डबोने तो नहीं ना, एक कंपनी उसने इतने लोन्स पकड़े हुए हैं, पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम उस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दें, कल को बैंक आके उसको कहे कि इसको वाइंड अप करें क्योंकि इसने तुम्हारे पैसे देने थे, ठीक है, वो दे नहीं पा रहे, तो लिहाजा इस पे जो सूट फाइल कर देते हैं, उसके ऑपरेशंस को बंद कर देते हैं। इस केस में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो डूब जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए या इन चीज़ों को मतलब एक मिनिमाइज करने के लिए डिस्क्लोजर्स जो है ना वो दे रहे होते हैं, ठीक है। मेच्योरिटी एनालिसिस फॉर बोथ डेरिवेटिव एंड नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इट मैनेज द लिक्विडिटी रिस्क इन बोथ कैटेगरीज, ठीक है। ये भी हम इंशाल्लाह कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेफर करते हैं कि किस तरह से डिस्क्लोजर्स दे रहे होते हैं। उसके बाद है मार्केट रिस्क। अब देखिए मार्केट में डायरेक्ट आपको पता है कि मार्केट में क्या रिस्क हो सकते हैं, करेंसी की फ्लक्चुएशन का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, या अदर प्राइस रिस्क है, ठीक है। कि एक इंस्ट्रूमेंट हमने लिया हुआ है कि मार्केट के हालात इस तरह के हैं, इकोनॉमिक ओवरऑल ये रिस्क होता है, तो वो किस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट करता है, उसकी फेयर वैल्यू को, कैश फ्लो को। द रिस्क दैट द फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मार्केट प्राइस। इट कंप्राइजेज 3 टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या डिस्कस, क्योंकि देखिए ये मार्केट से रिलेटेड है, तो इस केस में आपने क्या करना है, अ सेंसिटिविटी एनालिसिस देना है फॉर ईच टाइप ऑफ मार्केट रिस्क, ठीक है, दैट द एंटिटी इज एक्सपोज टू। जिस रिस्क से भी एंटिटी एक्सपोज है आपने उसका एक सेंसिटिविटी एनालिसिस देना। देखिए उससे क्या पता चलेगा कि हाउ द रिस्क इज सेंसिटिव, कि अगर 1% की चेंज आने से कंपनी के प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कैश फ्लो पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज देखें ना, अभी इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज 278 चल रहा है, जो करेंसी का जो रेट है, फॉरेक्स रेट है, ठीक है। तो अब उसमें लिखें कि अगर 10% इसमें चेंज आए सेंसिटिव एनालिसिस से, तो हमने कितने मज़ीद पैसे देने पड़ेंगे या कितना लॉस हो जाएगा मज़ीद। तो उससे क्या होगा, आपको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इवेलुएट करने में एक वो हो जाएगी कि देखें मार्केट के हालात ये हैं, ठीक है। अगर कल को कोई मसला मसाइल हो जाता है और इंटरेस्ट जो फॉरेक्स रेट हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा कंपनी को पैसे देना पड़ेंगे, इसने तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो फॉरेक्स में वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करना ख़तरे से खाली नहीं है। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों से वो डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो इन्वेस्टर इस तरह इन्वेस्ट करते हैं, दे आर नॉट फेमिलियर विद टू मच इन डेप्थ विद दिस रिस्क, ठीक है। उनको तो बस ये देखते हैं अच्छा शेयर इतने का है, इसने डिविडेंड भी दिया है, प्रॉफिट भी पे जा रहा है, लिहाजा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अक्सर लोग जो हैं वो नुकसान भी उठा रहे होते हैं। For each type of risk arising from financial instrument, the entity should disclose the exposure to risk and how they are arise as well its objective, policy, process of managing, ठीक है। तो आपने सारे रिस्क बताने हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है वो देने हैं, और किस तरह से रिस्क को मैनेज कर रही है कंपनी, वो चीज़ें सारी डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। अब हम इसको एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख भी लेते हैं कि उस कंपनी ने इस IFRS 7 के डिस्क्लोजर्स में किस तरह से डिस्क्लोज किया हुआ है, ठीक है। सिस्टम लिमिटेड की अकाउंट है, ये देखिए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्राइजेज डिपॉजिट्स, अनबिल्ड रेवेन्यू, इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपने उन्हें अपने हिसाब से बताया। तो द ग्रुप हैज़ एक्सपोजर टू द फॉलोइंग रिस्क, क्या है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क, ये जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट रिस्क में फर्दर फिर 3 है, वो आपको पता है। मार्केट रिस्क में देखें आ गया करेंसी रिस्क आ गया, ठीक है, कि इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि US डॉलर में हैं, ठीक है, यूनाइटेड एमिरेट दिरहम्स हैं, ठीक है, कतरी रियाल कतरी हैं, ठीक है, GBP ब्रिटिश जो करेंसी है उसमें है, यूरो, ठीक है। तो इस केस में आपने
उनको बता रहे हैं कि देखें इतनी इतनी अमाउंट जो है ना हमने ट्रेड डेट्स इतने लेने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हमारे यूएसडी में इतने हैं, बैंक बैलेंस इतना पड़ा है, ठीक है। तो अब देखें ये करेंसी रिस्क है कि कल को अगर बैंक बैलेंस जो अभी बता रहे हैं कि रुपीज़ में इतना है, ठीक है, कल को एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो एक इन्वेस्टर जो है वो देख लेता है कि मार्केट में अभी हालात इस तरह चल रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने इतना बैंक बैलेंस बताया है, तो कल को अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी आ जाता है एक्सचेंज रेट में तो ये ज़्यादा कोई चेंज ना हो, तो ये देखें ये जो कंपनी डिस्क्लोजर देंगी तो ही तो उनको पता चलेगा। देखें जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना सिस्टम लिमिटेड, उसमें तो डायरेक्ट ये बैलेंस आ रहा होगा कि 20 मिलियन जो है ना बैंक में पड़ा है, ठीक है, लेकिन वो 20 मिलियन यूएसडी में है, और यूएसडी में अगर कल को एक्सचेंज रेट चेंजेस आती है तो वो इफेक्ट हो सकता है बैलेंस विदाउट इम्पैक्टिंग एनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो लिहाजा ये हमें चीज़ें बता रही हैं कि हमने चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है, इन्वेस्टर ने कैसे लेकर चलना है। तो ये जो करेंसी रिस्क के लिए चीज़ें आ गई, ठीक है। अब देखें बैंक बैलेंस को बताया कि अगर 10% का इसमें यूएसडी में चेंज आए ना तो प्रॉफिट पे ये इम्फेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, इफेक्ट ऑन इक्विटी इतना होगा। मतलब अगर 10% बढ़ जाए ना एक्सचेंज रेट, ठीक है, हमने देखो लोगों से पैसे लेने हैं यूएसडी में, लेट्स सपोज $200 लेने हैं, आज के दिन में वो 10,000 बनते हैं, ठीक है। अगर 10% बढ़ जाए तो लेने दो $2,000 ही हैं, लेकिन हमारे पास रिसीट बढ़ जाएंगी, 10,500 आएंगे, तो प्रॉफिट पे इतना इम्पैक्ट आएगा, इक्विटी पे इतना इम्पैक्ट आएगा, ये सारा इम्पैक्ट भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इससे चीज़ें पता चल रही होती हैं, इन्वेस्टर डिसाइड कर रहा होता है कि यार देखो अगर अभी एक्सचेंज रेट इतना है और लग रहा है कि ना डॉलर ऊपर जाएगा तो मैं जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ कंपनी में, कंपनी का ज़ाहिर बात है प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा देंगे अगले साल, तो इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। उसके बाद है जी ये एक्सचेंज रेट कह रहे हैं कि हमने अप्लाई किए हैं, ठीक है, यूएसडी का 281 रखा है, ये इसका रखा है, रिपोर्टिंग डेट के रेट ये एवरेज इनका इतना है, ताकि उनको पता भी चले कि रेट क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इंटरेस्ट रिस्क में उन्होंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारी फ्लोटिंग फिक्स रेट वाली हैं वो इतनी है, लॉन्ग टर्म लोन्स इतने हैं, फ्लोटिंग रेट लीज लाइबिलिटी वगैरह है वो इतनी अमाउंट है, ताकि उनको पता चले कि कितना एक्सपोजर्स है हमारा, ठीक है, और उस एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट में थोड़े से चेंज आने से कितना डिफरेंस आता है। जैसे देखिए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, कि जो फाइनेंशियल एसेट है ना अगर उनका +1 बढ़ जाए ना इंटरेस्ट रेट, पहली बात है जब बढ़ेगा तो आपको पैसे ज़्यादा आएंगे, फाइनेंशियल एसेट है आपके, तो क्या होगा आपको 12 मिलियन ज़्यादा आएगा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ये इम्पैक्ट है और इक्विटी पे ये इम्पैक्ट है, ठीक है। अब देखें 12 मिलियन इस पे है और इस पे 8 मिलियन कम है, ये डिफरेंस किधर जा रहा है, डिफरेंस बेसिकली ना टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कि 12 मिलियन प्रॉफिट पे टैक्स वो इम्पैक्ट आएगा, उसमें से इतना टैक्स कट जाएगा, तो जो ओनर को शिफ्ट होगा वो तो नेट अमाउंट ही होगी ना, तो ये इसलिए डिफरेंस है, ठीक है। अगर माइनस कम हो जाए तो जाहिर बात है 12 मिलियन से कम होगा, ठीक है, प्रॉफिट, और इसी से आपको ओनर्स की इक्विटी 12 मिलियन से 8 मिलियन से कम हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी अगर प्लस इंटरेस्ट बढ़ जाए तो क्या होगा आपकी लाइफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्या +1 है, ठीक है, अगर ये बढ़ जाए इंटरेस्ट, ठीक है, बढ़ जाए तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव का, अगर कम हो जाए तो नेगेटिव आएगा। अदर प्राइस अदर कुछ चीज़ें और भी प्राइस होती हैं जैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट वगैरह, कि प्राइस रिप्रेजेंट द रिस्क दैट अ फेयर वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मार्केट प्राइसेस, मार्केट में जो प्राइसेस चेंज हो रही हैं उससे चेंज हो सकता है, तो लिहाजा ये प्राइस रिस्क पे डिस्क्लोज करना होता है कि एज एट 31 दिसंबर 2023 हैड देयर बीन इंक्रीज डिक्रीज इन नेट एसेट बाई 1% with all variable held constant profit before tax for the year and equity would higher lower by इतने इतने मिलियन, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल दिया हुआ है। क्रेडिट रिस्क के बारे में भी उन्होंने ऐसे बता दिया कि क्रेडिट रिस्क देखिए किससे हो सकता है कि बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, बैंक ऑनर ना कर सकें, या जो कस्टमर से पैसे लेने हैं वो ऑनर ना कर सकें, तो हमने उनके अगेंस्ट ईसीएल बनाई हुई है, ठीक है, कस्टमर की आउटस्टैंडिंग बैलेंस आर रेगुलरली मॉनिटर्ड, ये सारी चीज़ें उन्होंने जस्टिफिकेशंस दी हुई हैं कि ये रिस्क हैं, ठीक है, और इन रिस्क को कंपनी किस तरह से मैनेज कर रही है, कंपनी की क्या पॉलिसी है, हमें ऊपर से क्या इंस्ट्रक्शन, ऊपर से हम जो कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, ठीक है, वो किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ ताकि देखें, क्योंकि लीडरशिप जो आपकी है अगर वो इन रिस्क के बारे में कितनी कमिटेड है इनको मिनिमाइज़ करने के, तो उसी से कंपनी का पता चलता है कि हाउ दे आर इफेक्टिवली मैनेजिंग द कंपनी। ठीक है, तो ये जी अमाउंट दी हुई है, कॉन्टेक्स्ट एसेट ट्रेड डेट्स इतने इतने हैं। ठीक है, उनकी एजिंग ये है, नॉट पास टू 9.9 बिलियन है, 9.09, 0 से 90 दिन वाले इतने हैं। ठीक है, पास टू 361 डेज़ वाले इतने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, एजिंग आ गई, अनबिल्ड रेवेन्यू का आ गया। अब देखो बैंकों में जितने जितने पैसे पड़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड भी एक हम नोट दे रहे होते हैं कि बैंक्स हैं उनका शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट रेटिंग इतनी है, लॉन्ग टर्म इतनी है, और ये किस एजेंसी ने दी है, पैक्रा ने, विज ने, जेसीआर ने। ठीक है, मोडीज़ ने। जो बाहर के बैंक है ज़ाहिर बात है उनको तो फिर पाकिस्तान की पैक्रा तो जाके नहीं देखेगी, उनके रेटिंग हम बाहर की इससे देख रहे थे, मोडीज़ से, फिच से। ठीक है, तो ये चीज़ें इनसे बताती हैं कि देखिए लेट्स सपोज इनका सबसे ज़्यादा जो बैलेंस मुझे जो नज़र आ रहा है ना वो किस में पड़ा हुआ है भला, MC इसमें पड़ा हुआ है, MCBAE। ठीक है, अरब अमीरात जो MCB में है ना ब्रांच इनकी, उसमें इनका बैलेंस है आई थिंक, देख भी लेते हैं हम इसको। हाँ जी, 3 बिलियंस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसकी क्रेडिट रेटिंग देखने की बड़ी अशद ज़रूरत है। क्या है वो, ये भी तो हो सकता है ना कि कल को ये बैंक जिसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं वो जो है बैंकरप्ट हो जाए, मतलब वो ऑनर ना कर सके और सारे पैसे डूब जाएं। तो इसलिए ये क्रेडिट रेटिंग वगैरह की चीज़ें भी पॉसिबल नहीं होती, खैर इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये डिस्क्लोज़ करना तो देखें अकाउंट्स में डिस्क्लोज़ करना तो हमारी ज़रूरत जिम्मेदारी है। ठीक है, TDRs हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ें बताई हुई हैं। म्यूचुअल फंड हैं तो उनका देखिए क्रेडिट रेटिंग बता दें कि इनका हमें नहीं पता क्या है, नॉट अवेलेबल, लेकिन लॉन्ग टर्म ये हैं और पैक्रा ने ये बताया हुआ है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस की बता दी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमने लॉस मेजर किया है। उसके बाद बता दिया कि एज एट ईयर एंड 21% ऑफ द रेवेन्यू वाज रिप्रेजेंटेड बाय वन कस्टमर, कि एक कस्टमर है जिसको पूरे रेवेन्यू का 21% शेयर हो रहा है जो कि 11,000 मिलियन है। दी मैनेजमेंट बिलीव दैट द ग्रुप इज़ नॉट एक्सपोज टू कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क एज दिस कस्टमर इज़ अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ये भी ना हो ना कि एक कस्टमर को ज़्यादा ही सेल करते जा रहे हैं तो उसका ये बताओ कि बैलेंस कितना है, वो ना हो कि जिसको सेल इतनी करो कल को वो पैसे ही ना दे सके। तो वो कह रही है कि वो ग्रुप है तो लिहाजा इस पर कोई इतना ज़्यादा रिस्क, रिलेटेड पार्टी है ग्रुप की, रिस्क नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क आ गया जी, लिक्विडिटी रिस्क इज द रिस्क दैट ग्रुप विल नॉट बी एबल टू मेट इट फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस। ठीक है, तो ये हमारी लीज लाइबिलिटी है, देखिए उसका बता दिया। कैरिंग अमाउंट इतनी है 741 बिलियन है, कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो हमने देने हैं 918 मिलियन की। अब ये वैल्यू देखें, कैरिंग अमाउंट 741 है लेकिन कॉन्टेक्चुअल है 918, ये ज़्यादा क्यों है, अकाउंट्स में ये रिकॉर्डेड होगी। देखिए इसमें ना इंटरेस्ट वगैरह का इम्पैक्ट भी है, तो हमने तो इधर कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो बताने हैं ना, और उसमें बता दिया कि इन जो 918 मिलियन है उसमें से ना 260 मिलियन लेस देन 1 ईयर में देने हैं, बाकी 1 to 5 ईयर में देने हैं, मोर देन 5 ईयर में इतने देने हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा, देखें लेस देन 1 ईयर में हमने 10 बिलियन देने हैं। ठीक है, तो हम कैश फ्लो की में जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास पूरे साल के आखिर में इंक्रीज डिक्रीज इन कैश फ्लो इतना आ रहा है कि हम दे सकेंगे इसको। तो इस तरह से एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ये सारे डिस्क्लोजर इसीलिए दे रहे होते हैं ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसको इफेक्टिवली देख सकते हैं। देखें यूज़र्स को तो खैर नहीं इतना पता होता, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो CFA लोग हैं ना वो यही चीज़ें देख रहे होते हैं। क्योंकि देखें एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा ऑडिटर होता है और एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हो सकता है, क्योंकि उसे अकाउंट्स की नाव होगी, अकाउंट्स में क्या चल रहा है, साइकिल कैसे चलता है, तो उसको चीज़ों का ज़्यादा अच्छा बेहतरीन आइडिया होगा और वो इस तरह से मतलब जो है ना वो बना रहे होते हैं अपने एस्टिमेट्स के, कल को ये कंपनी इस तरह जाएगी इस तरह जाएगी, लिहाजा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, इसमें कर दें, ये सारी चीज़ें वो इसी तरह देख रहे होते हैं। ठीक है जी, ये देखें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय कैटेगरी आ गई, वही जो हमने कहा था ना कि कैटेगरीज क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म रिसीवेबल कितने हैं। ठीक है, फिर वैल्यू थ्रू P&L पे रखी हुई हैं, उसमें फिर अमोटाइज कॉस्ट है, ये सारी डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। ओके जी, ये था IFRS 7। ठीक है, तो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जो रिलेटेड जो रिस्क हैं उनमें कैसे आप उनको डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होगी। एक क्विक
हमने रिकैप लेते हुए स्टैंडर्ड को डिस्कस किया है और उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको वेट किया है। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।